नमस्कार साथियों। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज 8 बजे रात अंकिता भंडारी हत्याकांड की दूसरी बरसी यानी 18 सितंबर 2024 को जो देहरादून में कार्यक्रम आयोजित है, और उसके अलावा जो अन्य निवेदन मुझे जो आपसे करने हैं या कोई जानकारी मुझे आपको देनी है या आप मुझसे कुछ लेना चाह रहे हैं जानकारी, उस संबंध में एक महत्वपूर्ण लाइव मैं करूंगा। और मैं ठीक 8 बजे आपसे जुड़ गया हूं, और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि करीब 24-26 लोग जुड़ चुके हैं। रविंद्र नेगी जी नमस्कार, संदीप भट्ट जी नमस्कार, मुरली रावत जी नमस्कार। काफ़ी कमेंट भी मैं देख पा रहा हूं। तो सीधे मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। साथियों, जैसा आपको पता है कि 2 साल पूरे हो जाएंगे कल अंकिता भंडारी हत्याकांड को, और पिछले 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं कि पहाड़ की बेटी को न्याय मिले और एक स्पष्ट कठोर संदेश अपराधियों तक जाए जो कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं कि उत्तराखंड की जनता अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, माताओं, बहनों, उनकी अस्मिता पर किए गए किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी, और कोई भी राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को नहीं बचा पाएगा। और प्रकाश थपलियाल जी बड़े भाई जुड़ गए हैं, नमस्कार भाई साहब। श्याम सिंह रावत जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। गुड इवनिंग गुरदीप कैतूरा जी नमस्कार। तो 2 साल से जो जद्दोजहद हमने की, और उसमें मैं अकेला नहीं हूं। उत्तराखंड की जनता और देश विदेश के वो लोग जो मानवीय संवेदना रखते हैं, उनकी मदद से उन्होंने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो अधिवक्ता इस मुकदमे को लड़ रहे हैं उनका जो मनोबल बढ़ाया है, उस वजह से हमें 2 बड़ी सफलताएं अभी तक मिली है। एक तो 2 साल से जो 3 हत्या आरोपी हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता, ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और इनकी जमानत नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी सफलता है कि 2 साल की सजा ये लगभग काट चुके हैं, ये जेलों में बंद हैं। ये सारा कुछ आपके सहयोग से, और आपने जो लगातार इस मुहिम को सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और आर्थिक सहयोग करके जिंदा रखा है, उस वजह से आज ये लड़ाई जिंदा है। अब साथियों, जब हम कोई पुण्यतिथि मनाते हैं या किसी को याद करते हैं या किसी का जन्मदिन मनाते हैं किसी महापुरुष का, उसका मकसद ये होता है कि उसने हमारे समाज के लिए जो योगदान दिया है उसको हम आगे लेकर जाएं, उसे व्यर्थ न होने दें। और स्वर्गीय अंकिता भंडारी ने जो पहाड़ी समाज को जगाया है एक बलिदान देकर, उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि वो किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देगी। जो उसने पहाड़ की नारी की अस्मिता को जिंदा रखा, हमारे पहाड़ की जो नारी है उसकी इज्जत को बचा के रखा, और वो अपराधियों के आगे झुकी नहीं, बल्कि उसने अपनी कुर्बानी देना बेहतर समझा। ये किसी बलिदान से कम मैं नहीं मानता, और एक बड़ा संदेश पहाड़ी समाज और हमारी बेटी बहुओं को वो देकर गई है। अब ये हमारा दायित्व है कि हम उसके इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। एक तो अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड हम दिलवाएं, और आगे अपने समाज में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करें जिससे आगे बड़े से बड़ा अपराधी जो है इस तरह के अपराध करने की कभी सोचे ना। साथियों, जो कमियां रह गई इस मुकदमे में वो सभी जानते हैं कि एक तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो वीआईपी कौन था,
जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड हो रही थी और जिसका नाम छुपाने के लिए अंकिता बेटी को चीला बैराज में धक्का दिया गया। हम लोगों ने पूर्व में भी उस नाम का खुलासा किया, जो इनपुट हमारे पास आए थे, और वो जो इनपुट आए थे उसका स्पष्ट रूप से खुलासा अंकिता के माँ बाप कर चुके हैं। हम लोग धरने पर भी श्रीनगर में बैठे थे, जिसके बाद आपको पता है कि मुझे कुछ फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया और कहीं ना कहीं इस बात को दबाने का प्रयास किया गया कि वीआईपी के बारे में सवाल न पूछे जाएं। वो नाम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अजय कुमार का है और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा आरोप लगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने इस खुलासे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और ना ही अजय कुमार कभी मीडिया में आए और उन्होंने इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता था कि हम जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, वहां एक एफिडेविट फाइल करके इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वो सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दायर करके अजय कुमार के बारे में ये जानकारी मांगने का प्रयास किया गया है कि वो 18 सितंबर 2022 जिस दिन अंकिता हत्याकांड हुआ था उस दौरान वो कहां थे। क्या उनके जो मोबाइल नंबर है, जो पता चला है कि करीब 6 से लेकर 10 मोबाइल नंबर वो यूज करते हैं, क्या किसी मोबाइल नंबर से जो हत्या आरोपी है या जो डॉक्टर आर्य हैं, पुलकित आर्य के पिताजी, या कोई अन्य लोग हैं जैसे विधायक रेणु बिष्ट जिन पर रिजॉर्ट तोड़ने का आरोप है और वो आरोप जो लोअर कोर्ट है कोटद्वार, वहां पर जो जेसीबी ऑपरेटर है उसकी गवाही के बाद और भी पुख्ता हो गया है। जेसीबी ऑपरेटर ने कहा है कि विधायक रेणु बिष्ट के डायरेक्शन पर ही मैंने स्पेशली अंकिता का कमरा तोड़ा। तो ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के माध्यम से दायर कर चुके हैं और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी वहां पे सुनवाई की तिथि आती है, उत्तराखंड सरकार के जो एडवोकेट हैं वो कभी बीमारी का बहाना लेकर, कभी दूसरा कारण लेके एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि राज्य में या केंद्र में जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की काबिज है, वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के मामले में संजीदा नहीं है। अब दिसंबर के प्रथम सप्ताह में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और जो हलफनामा हमने वहां पे दाखिल किया है अंकिता के परिजनों ने, जिसमें स्पष्ट रूप से अजय कुमार का नाम लिखा हुआ है और उनकी कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन की जांच और अपराधियों के साथ वो क्या कोई बातचीत कर रहे थे उस दौरान, इसकी जानकारी मांगी गई है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के बाद या डायरेक्शन के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वो इस संबंध में अपनी क्या राय रखता है या क्या निर्देश राज्य सरकार को देता है। लेकिन हम जो कर सकते थे वो हमने किया। और जहां तक अन्य प्रकार से जनता का सहयोग मांगने की बात है, तो लोकसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया। उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले मैंने ये चुनाव लड़ा। कई लोगों ने मेरी आलोचना की कि मैं चुनाव अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि उस चुनाव के समाप्त होने के बाद, और मैं उसमें असफल भी रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि मेरा मकसद केवल ये नहीं था कि मैं राजनीतिक रूप से सफल हो जाऊं, क्योंकि आप भी समझते हैं कि इतना बड़ा चुनाव जीतना कोई आसान खेल नहीं था। मुझे भी पता था कि चुनाव जीतना संभव नहीं हो पाएगा,
लेकिन हम ये चाहते थे कि अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के मामले में जो सरकार हीला हवाली कर रही है वो हम जनता के बीच में जाएं और जनता एक जनादेश दे, वोट के रूप में दे, जिससे कि सरकार पर कुछ दबाव बने। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी उत्तराखंड से 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संसद में पहुंच गए हैं और अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा अंकिता केस को फेवर लेंगे, क्योंकि पहले भी उनके पूर्ववर्ती जो सांसद थे उन्होंने कोई फेवर नहीं लिया। तो फिलहाल तो वो चैनल हमारा क्लोज है कि संसद से हम किसी न्याय की उम्मीद या वहां अंकिता भंडारी को न्याय की आवाज उठने की संभावना एकदम क्षीण हो गई है। और हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश का कोई सांसद जरूर इस बात को उठा दे, लेकिन अपने उत्तराखंड के सांसदों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद राज्य सरकार से भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि राज्य सरकार मीडिया में कहने को तो कहती है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम संजीदा हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा एक गैप है, जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 2 साल से कोटद्वार कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है और अभी तक वहां से फैसला नहीं आ पाया। इसमें सबसे बड़ी खामी ये रही कि करीब 97 इसमें गवाह बनाए गए इस मुकदमे में। जो 97 गवाह थे वो गैर जरूरी थे, जो खास गवाह थे तो वो 30 से 40 ही थे, लेकिन करीब 97 गवाह बनाने की वजह से ये मुकदमा लंबा चल रहा है। और आजकल कोटद्वार कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर RS खोलिया थे उनकी गवाही हो चुकी है और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। तो कानूनी रूप से जो हम कर सकते थे वो हमने किया। मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि जब कोटद्वार कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो आपको ये भी पता होगा कि जो अधिवक्ता हमें उपलब्ध कराए गए थे वो भी कहीं ना कहीं केस से हीला हवाली कर रहे थे। फिर उनको भी हमें धरना प्रदर्शन और लोकतांत्रिक तरीके से बदलवाना पड़ा। उसके बाद में हमें पता चला, जब नए अधिवक्ता अवनीश नेगी जी इस केस को विशेष लोक अभियोजक के रूप में संभालने आए, तो पता चला कि इससे एक महत्वपूर्ण सेक्शन 120B और 34 जो कि आपराधिक षड्यंत्र और कॉमन इंटेंशन का है वो मुकदमे से हटा हुआ है। तो उसको लेकर भी अभी हम हाईकोर्ट में वहां पर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार की हीला हवाली वहां भी दिखाई देती है कि उस महत्वपूर्ण सेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए जो शासकीय अधिवक्ता हैं या एडवोकेट जनरल हैं या राज्य सरकार के जो भी वहां पे वकील हैं वो कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ये कहती है कि उनके प्रयासों से अपराधियों को बेल नहीं हो पाई। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। हमारे अधिवक्ता नवनीश नेगी जी बहुत सशक्त पैरवी करते हैं और उनके साथ करीब 2 दर्जन अधिवक्ता हाईकोर्ट के लगातार निःशुल्क सेवा देते हैं, तब जाके बेल को अपोज किया जाता है। तो हर स्तर पे हम लड़ रहे हैं और अभी तक उम्मीद यह है कि कहीं ना कहीं सजा की ओर हम इन अपराधियों को ले जा रहे हैं। लेकिन वीआईपी के मामले में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार इसकी संस्तुति कर सकती थी, जैसे आपने देखा होगा कि कलकत्ता में जो डॉक्टर बेटी के साथ जो अपराध हुआ, वहां की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है और वहां की विधानसभा ने भी हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों में सीधे फांसी की सजा के लिए एक विधेयक पास किया है। ऐसा कुछ अपनी सरकार करते हुए, उत्तराखंड की सरकार करते हुए आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। यहां पर हम लोग मूल निवास सशक्त भू कानून और गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए भी लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन जबरदस्ती यूसीसी कानून हम पे थोपा जा रहा है, जिसमें 1 साल के अंदर ही कोई बाहरी व्यक्ति यहां रहकर यहां का स्थायी निवासी बन सकता है। तो जनता मांग कुछ और रही है और सरकार थोप कुछ रही है और उसका भी डंके के साथ प्रचार ऐसा करती है
जैसे उसने उत्तराखंड की जनता का कितना बड़ा भला कर दिया हो। तो मीडिया के माध्यम से लगातार हम इन चीजों को उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। और अब कल 18 सितंबर को एक बार से फिर से आपके सहयोग की आवश्यकता है कि आप लोग शाम को 5 बजे देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित हों। वहां पर कुछ मसाले जलाकर, कुछ कैंडल जलाकर, और कुछ लोग अगर कुछ न ला पाए तो सांकेतिक रूप से अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर एक हम लोग जुलूस निकालेंगे। क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य हूं अब, तो अपने दल के, उत्तराखंड क्रांति दल के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को जो देहरादून के आसपास रहते हैं और ऋषिकेश तक रहते हैं, 50-60 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि कल शाम को 5 बजे उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा हुआ हर एक हमारा समर्थक, हर एक हमारा कार्यकर्ता, हर एक हमारा पदाधिकारी 5 बजे गांधी मैदान और परेड ग्राउंड के बीच में जो खाली जगह है वहां पे पहुंचे, जहां से हम एक मसाल जुलूस या कैंडल मार्च की शुरुआत करेंगे। और वो आगे एसले हॉल घूमता हुआ, राजपुर रोड घूमता हुआ, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी का जो स्मारक है घंटाघर के पास, वहां पर समाप्त होगा। और वहां पर जो वक्ता हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें रखना चाहते हैं, वो संक्षिप्त में अपनी बातें भी रखेंगे। तो ये कल का कार्यक्रम है। मैं अपने दल के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो पाए तो वो अपने जनपद में, अपने ब्लॉक में, कहीं पर भी अगर एक छोटा सा कल शाम को एक आयोजन कर सके, चाहे वो श्रद्धांजलि सभा हो, चाहे वो कैंडल मार्च हो, चाहे वो अपना फेसबुक लाइव आकर ही कुछ अपनी इस संबंध में बात रख लें, या सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर दें। दीपक जला सकते हैं, कैंडल जला के पोस्ट कर सकते हैं, और उसमें जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी लिखकर आप एक बार फिर से अंकिता भंडारी को जो न्याय दिलाने की मुहिम है उसको अपनी ताकत दे सकते हैं। साथियों, अभी प्रश्न केवल इतना सा नहीं रह गया कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाना है, वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजना है, जो अपराधी जेल में बंद हैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रयास करना है। अब प्रश्न ये भी है कि पिछले 2 साल में बड़े बड़े जघन्य अपराध हमारी इस देवभूमि में हो चुके हैं, जो महिलाओं और नाबालिग बेटियों से संबंधित हैं। आपको रुद्रपुर की घटना याद होगी, जहां पर एक नर्स, हमारी बहन जो नौकरी करके घर जा रही थी, उसको विभत्स तरीके से उसके साथ दुष्कर्म करके उसका चेहरा पत्थर पर पटक कर, कुचल कर, जिससे कि उसकी पहचान न हो सके, उसको मार डाला गया। पुलिस ने वहां पे हीला हवाली करी और उस बेटी के परिजन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है कि क्यों 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया में ये मामला उछला तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल अंकिता भंडारी प्रकरण था। अंकिता भंडारी के हत्यारों और वीआईपी को सजा न मिलने का परिणाम ये हुआ कि अपराधियों के लगातार हौसले इस राज्य में बुलंद होते जा रहे हैं, और वो एक के बाद एक अपराध महिलाओं, नाबालिग बालिकाओं और बेटियों के साथ कर रहे हैं। और ये अपराध यही नहीं थमे, सल्ट में भी सत्तारूढ़ दल का एक व्यक्ति, पदाधिकारी, वहां पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता हुआ पाया गया, उस पर आरोप लगे। लाल कुआं में भी ऐसा ही कुछ हुआ और अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं है। हरिद्वार में सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करवा दी। इसके अलावा राजधानी देहरादून में आईएसबीटी में एक नाबालिग बेटी जो दूसरे राज्य से आई थी, उसके साथ विभत्स दुष्कर्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अंकिता भंडारी
हत्याकांड के बाद ये मामले वहीं थम गए हों। ये गंभीर सवाल राज्य सरकार के ऊपर है कि न केवल वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में असफल रही है, वीआईपी का खुलासा नहीं कर पाई है या खुलासा नहीं करने देती, और जब हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं तो हम पर फर्जी मुकदमे लगाकर हमें जेल भेजा जाता है। तो ये लड़ाई केवल अंकिता भंडारी तक की सीमित नहीं है। बेटियां आपके घर में भी हैं, बहुएं आपके घर में भी हैं, बहनें आपके घर में भी हैं। ये आग कभी भी आपके घर तक पहुंच सकती है। इस आंदोलन को, जो बेटियों को बचाने का आंदोलन है, अंकिता बेटी को न्याय दिलाने का आंदोलन है, उसको और ज्यादा शक्ति देने की आवश्यकता है। और इसमें आपका सहयोग कहीं ना कहीं आपके परिवार को सुरक्षित करेगा, आपकी बेटियों को सुरक्षित करेगा, आपकी मां बहनों को सुरक्षित करेगा। क्योंकि अगर इन अपराधियों को दंड मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी भविष्य में इस तरह के अपराध कर सकते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कमर टूटेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कल शाम मात्र 1 आध घंटे का समय अपने व्यस्त समय में से निकाल लें, और ये ना सोचते हुए कि ये उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यक्रम है या हमारा जो सामाजिक संगठन पहाड़ी स्वाभिमान सेना है, जिसका निर्माण मैंने किया था जब मैंने ये अनुभव किया कि अंकिता भंडारी की लड़ाई में मैं कमजोर पड़ रहा हूं, और अगर मैं अकेला छूट गया तो मुझे जेल भेजकर कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे कुछ साथी 15 तारीख को भी यहां पर एक मशाल जुलूस कैंडल मार्च निकाल चुके हैं इसी मामले में। हालांकि जो बेटी की पुण्यतिथि है वो कल है, 18 सितंबर है, तो हम लोग 18 सितंबर यानी कल ही इस रैली को, इस मशाल जुलूस को, इस कैंडल मार्च को आयोजित करेंगे और बेटी को श्रद्धांजलि देंगे। मेरा सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से यह अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को केवल उत्तराखंड क्रांति दल या पहाड़ियों के सामाजिक संगठन पहाड़ी स्वाभिमान सेना का कार्यक्रम न माना जाए। आप उत्तराखंड के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ही वो दल है जहां से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई है। क्योंकि अगर उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य को ही नहीं बनाता तो आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी अन्य दल से राजनीति करने के काबिल कैसे होते। तो एक मातृ दल जो आपका इस राज्य का मातृ दल है, उसके बैनर तले या पहाड़ी संगठन जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना है, उसके बैनर तले बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए एक मशाल जुलूस निकालने में आप सभी लोगों का भी सहयोग मुझे चाहिए। साथियों, एक सवाल यह भी है कि कल अंकिता के मां बाप यहां पर पहुंचेंगे कि नहीं। जब वो पहुंचते हैं तो कई साथी हमारे आरोप लगा देते हैं कि उनको लेकर राजनीति की जा रही है। देखिए, वो पीड़ित है और वो जब चाहेंगे, जिस रूप में भी चाहेंगे, इस तरह के आयोजन में शामिल होंगे। संभवतः कल भी वो लोग शामिल हों। हमारी ओर से उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता और न ही हम कोई राजनीतिक लाभ इसका लेना चाहते। ऐसा कोई इलेक्शन हमारे सर के ऊपर नहीं है, ऐसा कोई हम पे ऐसी कोई बात भी नहीं है जैसा आरोप लोकसभा चुनाव के समय मुझ पर लगाए गए कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंकिता भंडारी की मां हमारे साथ घूम रही है। वो मां केवल इसलिए घूम रही थी कि वो अन्य मां बहनों को सचेत कर सके कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ है वो किसी दूसरी बेटी, किसी दूसरी मां, किसी बहू के साथ ना हो। तो साथियों, हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा करने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा कल शाम को 5 बजे देहरादून का जो गांधी मैदान है और जो परेड ग्राउंड है उसके बीच का जो स्थान है वहां पर आप पहुंचेंगे। कोशिश करें कि मशाल लेके आए, मशाल लेके ना आ सके तो कैंडल लेके आए।
अदरवाइज मोबाइल तो आपके पास होता ही है। उसकी रोशनी में एक मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकालकर आप अंकिता बेटी को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है उसको मजबूती दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार में जो बेटियां हैं, बहनें हैं या बहुएं हैं, उनके चारों ओर भी एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में कोई अपराधी उनके साथ इस तरह का जघन्य अपराध करने की जरूरत न कर सके। बहुत सारे कमेंट भी यहां पे आए हैं और प्रकाश थपलियाल जी, बड़े भाई जी लिख रहे हैं कि गणेश गोदियाल भी आए, आप गणेश गोदियाल भी आए, बेटी अंकिता को श्रद्धांजलि दें। बिल्कुल, देखिए गणेश गोदियाल जी हो, मैं तो ये कहता हूं कि पुष्कर धामी जी भी आए और जो सवाल हैं उनको सुन के जाएं और उनके जवाब वहीं पर दें। हमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता, किसी से कोई गुरेज नहीं है। हमें गुरेज केवल उन लोगों से है जो अंकिता बेटी की जो न्याय की लड़ाई है उसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुंवर बिश जी जो हमारी पहाड़ी स्वाभिमान सेना से हैं, वो भी लिख रहे हैं कि कल मिलते हैं। बिल्कुल कंवर भाई, आप अपने साथ अन्य लोगों को भी लेकर आना। और कुछ कमेंट मैं और भी पढ़ लेता हूं। प्रकाश थपलियाल जी फिर से लिख रहे हैं, कल की रैली, श्रद्धांजलि, मशाल जुलूस, धामी सरकार के ताबूत में आखिरी कील। देखिए, कील तो ईश्वर ठोकता है और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। भाई साहब, मैं तो यही समझता हूं कि कुकर्म होते हैं वो देर सवेर सामने आते हैं। वो कोई सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उसका जो गलत काम होते हैं उसकी सजा देर सवेर उसे जरूर मिलती है। और अगर वाकई राज्य सरकार जैसा करती आई है अंकिता केस में, ऐसा ही करती है, तो वाकई ये इनकी ताबूत में एक कील भी साबित हो सकती है। और बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसके लिख के जवाब भी दे दूंगा। सभी भाइयों को, बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप देहरादून या आसपास हैं तो कल शाम को 5 बजे गांधी मैदान और परेड ग्राउंड का जो बीच का स्थान है वहां पर हमारे साथ मशाल जुलूस निकालने, कैंडल मार्च निकालने जरूर पहुंचे। और यदि आप किसी दूसरे जनपद में हैं तो आप अपने जनपद में, अपने शहर में, अपने ब्लॉक में या अपने गांव में, कस्बे में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम अंकिता भंडारी के नाम से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका वो कार्यक्रम भी जो ये बेटी को न्याय की लड़ाई है और महिलाओं को सुरक्षा देने की जो लड़ाई है उसको मजबूती देगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।